नमस्ते जी, स्वागत है आपका BTTH नोवेल के एपिसोड नंबर 180 में। अब क्योंकि मास्टर यालाओ को रेस्क्यू करने के बाद जिया ने दोजोन क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो फिर समय आ गया उनकी बॉडी को रिफाइन करने का। लेकिन अगर मास्टर यालाओ अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एसेंस की को दोबारा से रिस्टोर करना होगा। अब ये क्या भला है ये तो मैं बताता हूँ रिकैप में, बट इस एपिसोड में जियान जाने वाला है बीस्ट रीजन में, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा उसे सोल बेबी फ्रूट। उसी की हेल्प से मास्टर यालाओ अपनी स्पिरिचुअल एसेंस की को दोबारा रिकवर कर सकते हैं और तभी जियान उनके लिए बॉडी को रिफाइन कर पाएगा। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने से आप हमारे वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करोगे। चलो शॉर्ट में जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियान को, जो कि दोजोन क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद आसमान में खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में से एक बहुत ही भयंकर ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से कई लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। तभी हम देखते हैं जियान को अपनी आंखें खोलते हुए। उसके बाद जियान, मास्टर यालाओ और फेंग युनजे के बीच में कुछ बातें हुई थी, लेकिन पूरी सिचुएशन को खुले में डिस्कस नहीं किया जा सकता। इस वजह से जियान का ग्रुप चला जाता है मीटिंग हॉल में। थोड़ी बातचीत के बाद बात हो रही होती है मास्टर यालाओ की फिजिकल बॉडी के बारे में। तभी फेंग युनजे बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल की वजह से उनकी बहुत सारी स्पिरिचुअल एसेंस की लॉस हो गई है। इस वजह से अगर तुम अभी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करते हो तो वो अपनी लाइफ में कभी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से सबसे पहले याओ चैन की स्पिरिचुअल एसेंस को रिस्टोर करना होगा। लेकिन आज के दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी जिसकी हेल्प से ऐसा किया जा सके। तभी एक एल्डर बताता है एंशिएंट रिमेन्स के बारे में। उसके हिसाब से इस बार के एंशिएंट रिमेन्स में एक सोल बेबी फ्रूट सरफेस हुआ है। ये एक ऐसा सुपर मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट है जिसकी हेल्प से सोल एसेंस को रिस्टोर किया जा सकता है। अब क्योंकि मास्टर यालाओ है अपनी सोल बॉडी में और फेंग युनजे को फॉलिन स्टार पवेलियन को संभालना होगा, इस वजह से एंशिएंट रूम्स में जाने के लिए बस जियान ही रह जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटता। फेंग युनजे कहते हैं कि तुम म्यूचिंग लुआन को भी अपने साथ लेते जाओ, क्योंकि वो एंशिएंट रिमेन्स बीस्ट रीजन में पड़ रहे हैं, तो फिर उसका क्लैन तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इस बात पे जियान ने ऑफ कोर्स एग्री कर लिया था। अगले 2-3 दिनों में कुछ और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद जियान विदाई लेता है मास्टर यालाओ से, यानी कि जर्नी की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कोइंसिडेंटली हमारा एपिसोड भी यहीं से शुरू होगा। अगर इंटरेस्टिंग पार्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो इसे बिल्कुल एंड तक देखना। हमारा सीन शिफ्ट हुआ था आसमान की तरफ। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक बस नीला आसमान ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से एक बहुत ही बड़े ब्लू कलर के शीशे ने कवर कर लिया है। ये आसमान काफी समय तक शांत रहा था। तभी हमारे कानों में आती है क्रेन की आवाज। हमें दूरी से एक व्हाइट फिगर आता हुआ दिखाई देता है। क्लोज आने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है ये थी एक स्नो व्हाइट क्रेन। इसकी पीठ पे कई फिगर्स बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स जियान भी इनमें से एक होता है। बीस्ट रीजन की ये वाली ट्रिप बिल्कुल स्मूथ नहीं होने वाली। इस बार के एंशिएंट रिमेन्स ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट किया है। ऐसी जगह पे चीजों को हथियाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसी वजह से जियान अपने साथ लिटिल फेई डॉक्टर जिया, टियान होजुनजे और शांगजान को लाया था। अगर इस लाइनअप में जियान की स्ट्रेंथ भी ऐड कर दी जाए तो ये टोली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पूरा ग्रुप बीस्ट रीजन में बिना किसी डर के घूम सकता है, लेकिन इनसे कोई भी ऐसे ही पंगा नहीं ले सकता। लेकिन जिया को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उसे बीस्ट रीजन को लेके काफी कंप्लेंट्स हैं। वो जर्नी के दौरान बड़बड़ाती हुई आती है, इस बीस्ट रीजन में क्या मजेदार बात है, सब लोग यहीं पे क्यों आ रहे हैं। लेकिन ये देख के जियान का ग्रुप बस स्माइल ही करता है। जियान ये गैस कर पा रहा था कि जब ये छोटी शैतान मिसिंग गई थी तब वो डेफिनेटली इसी बीस्ट रीजन में आई होगी, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे दुखी कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा मैजिकल बीस्ट ट्राइब इकट्ठी होती है। हालांकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बहुत ही मिस्टीरियस है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कई ब्लड लाइन्स होंगी जो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से काफी लिंक होती हैं। इनमें से कुछ ब्लड लाइन्स में तो कनेक्शंस भी हो सकते हैं। इसी वजह से जिया अपनी फीलिंग पे फोकस करते हुए यहाँ पे आ गई होगी। जिया के ऐसे बिहेवियर को देख के लिटिल फेई डॉक्टर भी स्माइल करती है। अभी जियान की पूरी इंजरीज हील हो चुकी थी। इस वजह से वो अब काफी रिलैक्स हो गई थी। जो काफी समय से उसके चेहरे पे वो टेंशन बनी रही थी, इस समय वो भी बिल्कुल गायब हो जाती है। जियान स्माइल करके अपना सिर हिलाता है। वो छोटी सी बोतल को जिया की तरफ टॉस करते हुए बोलता है, तुम बड़बड़ाना बंद करो। जब छोटी सी शैतान के हाथ में बोतल अपीयर हुई थी, इसके अंदर की चीजों को देख के उसके चेहरे पे खुशी झलकती है। वो एक ही बार में सारी पिल्स को अपने मुंह में गटक लेती है, जिसके बाद हमारे कानों में जाते हैं उसके चबाने के साउंड्स। थोड़ी देर बाद जिया हंस के बोलती है, सेंट्रल पेन्स में ये बीस्ट रीजन कोई अच्छी जगह नहीं है। अब क्योंकि एंशिएंट रिमेन्स यहाँ पे अपीयर हुए हैं तो फिर तुम सबको ब्लडी बैटल के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए। खैर जियान इस छोटी शैतान को इग्नोर करता है। उसका ध्यान जाता है म्यूचिंग लुआन पे, जो उसके साइड में बैठी थी। जियान कहता है, चिंग लुआन, बीस्ट रीजन में फैक्शंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो हमें उसके बारे में बताओ। एटलीस्ट हमें ये पता तो होना चाहिए कि कैसे हम ऑफेंड नहीं कर सकते। ये सुन के म्यूचिंग लुआन अपनी भौं ऊपर कर
करती है। अभी उसके आईब्रोज के बीच में काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी सीरियस इंजरीज के बाद ये लड़का एक ही बार में 2 जोन में ब्रेक थ्रू कर लेगा। इस लेवल के बारे में उसने हमेशा सपने देखे हैं। खैर वो जियान की तरफ देख के एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। वो कहती है बीस्ट रीजन में करीब 70% मैजिकल बीस्ट के क्लैंस इकट्ठे हो रखे हैं। इनमें सबसे टॉप पे आती है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट ट्राइब्स, जो कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब, 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब। वो कहती है जियान तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब अपने ब्लड एसेंस को लेके काफी सेंसिटिव है। हालांकि तुम इसे फंक्चिंगर से हाइड कर पाए हो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हारी मुलाकात होती है हेवन फिनिक्स ट्राइब के स्ट्रॉन्ग मेंबर से तो फिर उस ब्लड एसेंस को छिपा पाना बहुत मुश्किल होगा। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब मैजिकल बीस्ट ट्राइब की 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक है। इस ट्राइब में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ काफी फ्राइटनिंग है। भले ही तुमने अभी 2 जोन क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इतनी फ्राइटनिंग फैक्शन के सामने तुम्हें अपने कदम पीछे लेने ही होंगे। इस वजह से बीस्ट रीजन में एंटर करने से पहले तुम्हें वो रास्ता ढूंढना होगा जिससे तुम हेवन डीमन फिनिक्स एसेंस से निजात पा सको। ये सुन के जियान डीप थिंकिंग में चला गया था। म्यूचिंग लुआन को रिमाइंड करने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक है, तो फिर उनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली टेरिफाइंग होगी। अगर कहीं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं बनते तो फिर जियान उनसे बिल्कुल दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। जब ये बात जाती है जिया के कानों में, जो कि अभी और भी पिल्स को चबा रही होती है, ये सुन के उसके चेहरे पे एक मॉकिंग स्माइल आती है। जिया अपनी छाती ठोक के बोलती है, छी ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब कुछ भी नहीं है। जिया तुम उनसे बिल्कुल मत डरो, अगर वो तुमसे पंगे लेते हैं तो फिर वो वापस अपनी ट्राइब में लौट नहीं पाएंगे। ये सुन के म्यूचिंग लुआन का ध्यान जाता है जिया के ऊपर। उसे इस छोटी सी लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से फेंग जुंजे और बाकी के लोग इसे ट्रीट करते हैं, क्लियरली इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसका बैकग्राउंड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उससे ऐसा लग रहा था जैसे जिया बहुत ऊंची ऊंची फेंक रही है। क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक ट्राइब बन पाई है, तो फिर मैजिकल बीस्ट रीजन में शायद ऐसा कोई फैक्शन है जो उनसे इस तरीके से बात कर सकता है। म्यूचिंग लुआन को नहीं लगता था कि इस लड़की के पास वो एबिलिटीज हैं। जियान भी जिया की तरफ देख के अपना सिर हिलाता है। उसे पता था कि छोटी सी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है, लेकिन अभी इसकी एज काफी कम थी। जियान को भी नहीं लगता था कि सिर्फ उसके नाम से वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब डर जाएगी। जियान म्यूचिंग लुआन को देख के स्माइल के साथ बोलता है, रिलैक्स, मैं डीमन ब्लड एसेंस को लेके कुछ न कुछ सोल्यूशन जरूर सोचूंगा। ये सुन के म्यूचिंग लुआन नोट करके रिप्लाई करती है, अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस है। बीस्ट रीजन में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को ऑफेंड करना सेंट्रल प्लेन्स में पिल टावर जैसे फैक्शन को ऑफेंड करने जैसा ही है। ये ट्राइब बहुत ट्रबलसम है। अर्थ और बीस्ट रीजन में सब्सिडरी रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वेल यहाँ पे हम सब्सिडरी ट्राइब को सबऑर्डिनेट ट्राइब ही बोल सकते हैं। एक पावरफुल फैक्शन के पास कई सब्सिडरी ट्राइब्स होती हैं। ये सब्सिडरी ट्राइब्स उस फैक्शन को अपना लीडर मानती हैं। इस रिलेशनशिप के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर हम सच में इसके बारे में डिस्कस करें तो ये ह्यूमन वर्ल्ड में सेक्ट और ब्रांच सेक्ट के बीच में रिलेशनशिप होता है, मैजिकल बीस्ट रीजन में चीजें उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस ट्राइब से मैं आती हूँ वो है ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब। हालांकि हम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से कंपेयर नहीं करे जा सकते, लेकिन हमारी भी बीस्ट रीजन में कुछ रेपुटेशन है। मेरी ट्राइब के अंदर 10 सब्सिडरी ट्राइब्स आती हैं। अगर इन सभी ट्राइब्स के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जियान की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। सच में इस बीस्ट रीजन की स्टाइल काफी यूनिक है। हालांकि इंसानी दुनिया में भी ऐसी सब्सिडरी रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने तामझाम डेवलप बिल्कुल नहीं होते। चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक इंसान का दिमाग मैजिकल बीस्ट से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। म्यूचिंग लुआन कहती है, मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में जिसकी सबसे ज्यादा सब्सिडरी ट्राइब्स हैं वो है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब। इनके नंबर्स कुछ ज्यादा ही हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे इनकी जनरेशन आगे जाती जा रही है, इनकी ब्लड लाइन और भी इम्प्योर होती जा रही है। म्यूचिंग लुआन अपने हाथों को फैला के बोलती है, वहीं पे अगर बात करें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की, तो वहाँ पे ब्लड लाइन की मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। भले हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर की मौत हो जाए, उसे सिर्फ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की फॉरबिडन ग्राउंड में दफनाया जाता है। अगर किसी आउटसाइडर को हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के पार्ट्स मिलते हैं तो फिर उसके सामने बस 2 ही विकल्प बचे होते हैं, जिसमें पहला है कि चुपचाप से उन्हें वापस से उस डेड बॉडी को सौंप दिया जाए, और दूसरा है जिसमें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब उनका अंत तक पीछा करेगी। यहाँ तक बोलते बोलते जब म्यूचिंग लुआन जियान को देख रही थी, उसकी आंखों में एक डीप मीनिंग छिपी हुई होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जियान को रिमाइंडर इशू कर रही है। वो कहती है, जहाँ तक बात रही एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की, मैंने उनके बारे में अभी तक ये बिल्कुल नहीं सुना है कि उनकी कोई सबऑर्डिनेट ट्राइब है। ऑफ कोर्स शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वरना इस समय भी ऐसी बहुत सारी पावरफुल ट्राइब्स हैं जो कि उन्हें ज्वाइन करने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती हैं। जब म्यूचिंग लुआन बात कर रही थी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के बारे में, उसकी आंखों में एक हल्की सी रिस्पेक्ट फ्लैश
हो रही थी। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब इस हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब या फिर 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों ट्राइब्स धीरे धीरे करके टॉप पे पहुंची हैं। वहीं पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। इसे सारी मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स में अल्टीमेट बीस्ट ट्राइब बोला जा सकता है। शुरुआत से ही वो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के टॉप पे खड़े रहे हैं। हमारा ध्यान जाता है जिया के ऊपर। अभी वो अपने मुंह को खोल के सारी पिल्स को गटक जाती है। कई बार चबाने के बाद वो अपने पेट को थपथपाने लगी थी। ऐसा लगता है जैसे वो काफी सेटिस्फाइड है। वो कैजुअल तरीके से कहती है हेवन डीमन फिनिक्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी तुम बता रही हो। वो बाकियों के बीस्ट जैसे ही है, बस वो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में काफी लो प्रोफाइल रखते हैं। और तो और ये सभी भी एंशिएंट टाइम की ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं। भले ही इस टाइप के नंबर बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये काफी पावरफुल है। अगर उनके एंसेस्टर आज जिंदा होते तो शायद उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि आज के युग की कॉन्टिनेंट में ट्रू एंशिएंट डीमन फिनिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तो और ऐसी बात नहीं है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की कोई सब्सिडियरी ट्राइब्स नहीं है, बस तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। जिया की इन बातों को सुन के मीचिंग लुआन का मुंह खुला का खुला रह गया था। द एंशिएंट हेवन फिनिक्स, इस नाम को उसने कुछ उन पुरानी किताबों में पढ़ा है जो एंशिएंट टाइम से उसके क्लैन में पड़ी हुई हैं। रूमर्स के हिसाब से एंशिएंट टाइम में ये हेवन फिनिक्स एक पीक एग्जिस्टेंस था। इसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल बीस्ट यानी कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से भी कंपेयर किया जा सकता था। बस मीचिंग लुआन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एंशिएंट बातें जो कि मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, वो ये छोटी लड़की बड़ी आसानी से जानती है। हालांकि मीचिंग लुआन जानती थी कि जिया बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी अपनी ट्राइब पे काफी गर्व महसूस करती थी। वो रिप्लाई करती हुई कहती है मेरी मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड ट्राइब की भी कुछ रेपुटेशन है। अगर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब्स के पास कोई सब्सिडियरी ट्राइब्स होती तो फिर इस मामले की जानकारी मुझे कैसे नहीं मिलती। ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब, ये सुन के जिया अपनी भौएं उठाती है। वो काफी अजीब तरीके से मीचिंग लुआन को देखने लगी थी। कुछ समय तक शांत रहने के बाद वो तेजी से हंसने लगती है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहती। जिया के ऐसे बर्ताव को देखिए मीचिंग लुआन काफी गुस्सा हो जाती है। तभी बीच में आता है हमारा जियान। वो कहता है इस बार के जो एंशिएंट रिमेन्स अपीयर हुए हैं उनकी लोकेशन है बीस्ट रीजन के अंदर बीस्ट बोन माउंटेन रेंज में। इस जगह को 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी बोला जा सकता है। रूमर्स के हिसाब से इन एंशिएंट रिमेन्स में एक टियान क्लास की 2 टेक्निक है। मुझे लगता है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स इंटरवीन करेंगे, तब फाइट कुछ ज्यादा ही इंटेंस होने वाली है। ये सुन के मीचिंग लुआन ने भी गहरी सांस ली थी। वो दांती मेज के जिया को देखती है। वो कहती है जैसे ही आप सभी को सोल बेबी फ्रूट मिल जाता है, सभी को बहुत जल्दी वहाँ से जाना होगा। ये सब कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गई थी। क्लियरली जिया ने उसे काफी गुस्सा दिला दिया है। अब ऐसे सीन को देख के हमारा जियान भी कुछ नहीं कर सकता था। वो मीचिंग लुआन की तरफ अपने हाथों को फैलाता है, जिसके बाद उसकी रूथलेस आंखें गई थी जिया के ऊपर। लेकिन ये लड़की तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देती है। वो एक बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद साइड में बैठे शांगजान का सहारा लेके सो गई थी। अब क्योंकि मीचिंग लुआन और जिया के बीच में एग्रेसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, तो फिर बाकी की जर्नी काफी भारी भारी सी रहती है। ऐसा वातावरण करीब 4 दिनों के लिए बना रहता है। फाइनली हमें दिखाई दिया था एक वास्ट माउंटेन रेंज। ऑफ कोर्स यहाँ से शुरू होता है बीस्ट रीजन। ये वही यूनिक एरिया है जहाँ पे मैजिकल बीस्ट रूल किया करते थे। भले बीस्ट रीजन के साइज को सेंट्रल प्लेन से कंपेयर ना किया जा सके, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आंखों के सामने पहाड़ों का समुद्र दिखाई देता है, वो हमें बताता है कि बीस्ट रीजन का एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि बीस्ट रीजन को जाना जाता है उसके 100,000 पहाड़ों की वजह से, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट ही है। अगर हम सच में माउंटेन्स को काउंट करना शुरू कर दें तो उनका नंबर 100,000 से ज्यादा निकल जाएगा। ये माउंटेन्स वहां तक फैले हुए हैं जहाँ तक इंसान की स्ट्रेंथ पहुंच नहीं सकती। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इन पहाड़ों में न जाने कितने खजाने छिपे हुए रह गए, जो कि वेट कर रहे हैं उसके लिए जो इन्हें ऑब्टेन करने की एफिनिटी को रखता है। ये वाले एंशिएंट रिमेन्स बोन माउंटेन रेंज में अपीयर हुए थे, जो कि बीस्ट रीजन में काफी फेमस है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा हड्डियां हैं जिन्हें देख के कोई भी स्टंट रह जाएगा। अनगिनत प्रजातियों की हड्डियां यहाँ पे दबी हुई हैं। जैसे जैसे टाइम आगे फ्लो होता है, ये बीस्ट बोन्स अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं। भले इस तरीके की एनर्जी इंसानों के लिए कुछ खास हेल्पफुल ना हो, लेकिन ये मैजिकल बीस्ट के लिए एक अच्छा नरिशमेंट का सोर्स है। इस वजह से बोन माउंटेन रेंज ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे मैजिकल बीस्ट को आने में अच्छा लगता है। ये बोन माउंटेन रेंज बीस्ट रीजन की साउथ वेस्टर्न साइड में है, क्योंकि इन्हें डर लगता था कि सोल बेबी फ्रूट को कोई और ले लेगा। इस वजह से बीस्ट रीजन में एंटर करने के बाद जियान के ग्रुप ने बिल्कुल सांस नहीं ली थी। एंशिएंट रिमेन्स की वजह से आज का बीस्ट रीजन काफी ज्यादा लाइवली हो गया है। जर्नी के दौरान जियान को कई ऐसे एक्सपर्ट्स दिखाई दिए थे जिनकी एंड डेस्टिनेशन सेम ही है। इनमें कई मैजिकल बीस्ट होते हैं जो कि ह्यूमंस का फॉर्म ले सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे इंसानों की भी कमी नहीं थी, जो कि न्यूज को सुन के फटाक से यहाँ पे चले आए हैं। क्लियरली एंशिएंट रिमेन्स बहुत फेमस हो चुके हैं। इस सीन को देख के जियान के एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस हो गए थे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि एंशिएंट रिमेन्स का इतना ज्यादा खतरनाक अलियर
होता है, मतलब अट्रैक्शन। खैर जो एक्सपर्ट्स अकेले वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जियान को एक्चुअली में डर था उन बड़े बड़े फैक्शंस का जो कि बड़े बड़े ग्रुप में यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चीजें काफी ट्रबलसम हो जाएंगी। जियान सोलम एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं सामने के पहाड़ों को जो कि काफी तेजी से पास आते जा रहे हैं। वो कहते हैं रूमर के हिसाब से यहाँ पे एक टीएन क्लास की 2 टेक्निक का एग्जिस्टेंस है। लगता है उसे ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े फैक्शंस यहाँ पे आएंगे। हमारे यहाँ पे आने का टारगेट है सिर्फ सोल बेबी फ्रूट। जैसे ही हमें वो मिल जाता है तुरंत ही हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे मुसीबतों को मोल लेना सही बात नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है कि जियान टीएन क्लास की 2 टेक्निक में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम सच में बात करें तो जियान ने अभी तक रियल टीएन क्लास की टेक्निक को देखा नहीं है। ये झूठ होगा अगर वो कहे कि वो क्यूरियस नहीं है, लेकिन वो जानता था कि जरूरी चीजों पे कैसे फोकस करना होता है। अभी मास्टर यालाओ के लिए अपनी पीक स्ट्रेंथ तक रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फॉलन स्टार पवेलियन और हॉल ऑफ सोल के बीच में स्ट्रेंथ क्या बहुत बड़ा ही रहेगा। अगर हॉल ऑफ सोल अचानक से हमला कर देता है तो फॉलन स्टार पवेलियन के फिनिश होने के काफी ज्यादा चांसेस है। ऑफ कोर्स अगर जियान को सोल बेबी फ्रूट पहले मिल जाता है और सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं होती तो फिर उसे और भी कुछ करने का मौका मिल जाएगा। टीएन क्लास 2 टेक्निक, ये टेक्निक जो कि अभी तक लेजेंड बनी रही है, इसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली जियान के एनाइलेशन फायर लोटस से बिल्कुल कम नहीं होने वाली। जब जियान की टोली इस भयानक से बीस्ट रीजन में 2 दिनों तक लगातार ट्रेवल और करती रहती है, फाइनली उसके सामने का सीन एकदम सफेद हो जाता है। ये सफेद रंग एकदम हरे भरे जंगल में अपीयर हुआ था, लेकिन इसे देखने के बाद जियान का ग्रुप काफी एक्साइटेड हो गया था। 10 दिन तक लगातार ट्रेवलिंग करने के बाद ये लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आने के बाद आसमान से आने वाले एक्सपर्ट्स के नंबर इंक्रीज हो गए थे। ओकेजनली हमें कई फिगर्स दिखाई देते थे जो कि तूफान की तरह इस रीजन में एंटर करते थे। म्यूचिन लुआन भी काफी सोलम एक्सप्रेशन के साथ इस व्हाइट फॉरेस्ट को देखती है। भले ये लोग अभी काफी दूर हो फिर भी वो अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा को सेंस कर पा रही थी। वो कहती है हम बोन माउंटेन रेंज में पहुंचने वाले हैं। हमारी फॉलन स्टार पवेलियन के 2 एल्डर्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। आप सभी का क्या कहना है? ये सुन के जियान हल्के से नोट कर देता है। अब ये बोन माउंटेन रेंज एकदम क्योटिक जगह हो चुकी थी। चारों तरफ से एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर वो बिना परिस्थिति को समझे हुए आगे बढ़ते हैं तो इनका ग्रुप सभी का कॉमन एनिमी बन सकता है। जियान को हाँ बोलते हुए देख म्यूचिन लुआन अपनी स्टोर रिंग से एक और जेड बाहर निकालती है। उसने इस जेड पीस को क्रश कर दिया था। बहुत ही जल्दी माउंटेन रेंज में से एक फिगर बाहर आता है। एक मूवमेंट के बाद ये अपीयर हो गया था बड़ी सी क्रेन के ऊपर। जब वो देख लेता है कि जियान का ग्रुप सेफ है तभी उसने चैन की सांस ली थी। इस ओल्ड मैन ने अभी ग्रे कलर की रोब्स को पहन रखा होता है। वहीं पे इसके चेस्ट पे देखा जा सकता है फॉलन स्टार पवेलियन का बैच, लेकिन इस समय इसकी अपीयरेंस काफी मिजरेबल लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे अभी किसी से भिड़ के आया है। ओल्ड मैन को इस तरीके से देख के म्यूचिन लुआन स्टार्टर्ड हो गई थी। वो कहती है एल्डर ची कहाँ पे है? आपके साथ क्या हुआ? ये सुन के वो एल्डर काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो गुस्से के साथ बोलता है दोनों पवेलियन चीफ के ऑर्डर से मैं और एल्डर ची इस बोन माउंटेन रेंज में सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। अभी कई पावरफुल फैक्शंस और कई एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सभी ने अपने अपने स्पॉट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब वो एंशिएंट रिमेन्स के ओपन होने का वेट कर रहे हैं। मेरा और एल्डर जी का लक सही था। हमें माउंटेन की टॉप पे एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई थी जहाँ से हम पूरी सिचुएशन को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन हमने बस फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ डिसाइपल्स के साथ वहाँ पे कैंप लगाना शुरू किया ही था तभी हमारी मुलाकात होती है विंड लाइटिंग पवेलियन के मेंबर्स से। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो कहता है विंड लाइटिंग पवेलियन, लगता है पतली गलियों में पुराने दुश्मन मिल ही जाते हैं। म्यूचिन लुआन भी गुस्से में आ जाती है। वो कहते हैं उनकी हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत हुई क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन के ऊपर हेवन रिवन फिनिक्स ट्राइब का हाथ है। इस वजह से वो दिन ब दिन और भी एरोगेंट होते जा रहे हैं। वो एल्डर चू साय करके बोलते हैं हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था। इस बार इवन विंड लाइटिंग पवेलियन के लेजुंजे भी यहाँ पे पर्सनली आए हैं। इससे पहले हम उनसे कुछ कह पाते हमें एक ही अटैक में दूर फेंक दिया जाता है। विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसाइपल्स के द्वारा एल्डर ची सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। अभी हमारे कुछ डिसाइपल्स उनका ध्यान रख रहे हैं, जिस वजह से मैं ही अकेला आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आ पाया हूँ। हालांकि एल्डर हु लेजुंजे का नाम थोड़ा रेस्पेक्टफुली बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में काफी गुस्सा झलक रहा होता है। क्लियरली विंड लाइटिंग पवेलियन का ये बिहेवियर उनकी बर्दाश्त से बाहर चला गया है। ये सुन के म्यूचिन लुआन थोड़ा सा सोचने लगती है। फिर उसकी नजरें जाती है जियान के ऊपर। वो कहती है टीचर ने आने से पहले बोला था कि इस ट्रिप का इंचार्ज जियान रहने वाला है, इस वजह से हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। ये सुन के एल्डर हु की स्टंट आंखें गई थी जियान के ऊपर। वो अपने हाथों को कब करके रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलते हैं आप पवेलियन चीफ के पर्सनल डिसाइपल लोगे, जूनियर चीफ जियान राइट? हाँ मैं ओल्ड हुफू आपको ग्रीट करता हूँ। जियान स्माइल के साथ हाथ वेव करते हुए बोलता है एल्डर हु आपको इतना कर्टियस बिहेव करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस मुझे जियान ही बुलाओ। वो एक बार म्यूचिन लुआन की तरफ देखता है जो कि भी उसी की तरफ देख रही होती
होती है। जियान कहता है चलो हम पहले एल्डर ची से मिलते हैं। ये सुन के एल्डर हु ने नोट किया था। वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। म्यूचिन लुआन एल्डर हु को देखते हुए बोलती है, जो कि सामने जा रहे होते हैं। वो कहती है जियान हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। इस बार विंड लाइटनिंग पवेलियन हमारी बेइज्जती करने पे उतर आया है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि हमें आसानी से दबाया जा सकता है। जियान कुछ न कह के बस एक हल्की सी स्माइल ही पास करता है, लेकिन जब ये स्माइल म्यूचिन लुआन ने देखी थी तो वो तुरंत ही शांत हो गई थी। जब से वो जियान से मिली है, जियान किसी के भी सामने झुका नहीं है और ना ही किसी ने उसका फायदा उठा पाया। इवन जब वो सीरियसली इंजर्ड होकर 1 साल के लिए डीप स्लीप में चला गया था तो फिर दूसरी पार्टी जो कि 5 स्टार दोजुन थी, उसे भी अपनी एक आर्म को खोना पड़ा था। सभी लोग एल्डर हु को फॉलो करते करते माउंटेन रेंज के अंदर जाते हैं। अभी माउंटेन रेंज के कई स्पॉट्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। चारों तरफ से लोगों की कन्वर्सेशंस की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे बोन माउंटेन रेंज एक बाजार बन गया है। जियान की टोली के कानों में कई कंफ्यूजिंग आवाजें जाती हैं। इनमें से कईयों के और तो इतने डेंजरस थे कि इवन जियान को भी इनका ध्यान रखना पड़ता है। लगता है एंशिएंट रिमेन्स की वजह से ट्रू एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए हैं। काफी देर तक माउंटेन रेंज में ट्रेवल करने के बाद ये लोग पहुंच गए थे एक छोटी सी हिल के पास। अब इस छोटी सी पहाड़ की चोटी को करीब 20 फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स गार्ड कर रहे थे, लेकिन ये सभी काफी गुस्से में और इनके एक्सप्रेशंस डिप्रेस्ड होते हैं। क्लियरली ये सभी विंड लाइटिंग पवेलियन की एक्शंस की वजह से। जब एल्डर हु दोबारा आते हैं, सभी का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो गया था। सबसे पहले वो देखते हैं म्यूचिन लुआन को। कईयों की नजरें जियान के ऊपर टिकी थी। इन सभी ने काफी समय से पवेलियन चीफ के पर्सनल डिसाइपल के बारे में सुना था, जो कि पिछले 1 साल से स्टोन टावर में रिट्रीट ले रहा था। जैसे यहाँ पे जियान का ग्रुप लैंड करता है, टेंट के अंदर से हम आते हुए देखते हैं रेड रोब एल्डर को। इसे 2 फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल सपोर्ट कर रहे थे। वो खांस के अपने हाथों को कव करते हुए बोलता है, जूनियर चीफ आपका वेलकम पर्सनली ना कर पाने के लिए आप मुझे माफ करना। इतना बोलने के बाद वो एल्डर तुरंत ही तेजी से खांसने लगा था। उसके मुंह से काफी खून भी बाहर आने लगता है। क्लियरली उनकी इंटरनल ऑर्गन्स इंजर्ड हो गई हैं। जब एल्डर ची की ऐसी हालत फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स देखते हैं, वो सभी आग बबूला हो गए थे। एक डिसाइपल बोलता है, डैम ये सभी विंड लाइटिंग पवेलियन के वेस्टर्ड्स की वजह से है। अगर हमारे फॉलन स्टार पवेलियन की मेन फोर्स यहाँ पे आई होती तो फिर उनकी यहाँ पे ऐसा बिहेव करने की हिम्मत नहीं होती। जियान आगे बढ़ के एल्डर ची की पल्स को चेक करता है। वो नॉड करके कहता है, आपकी इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस हैं। आपके ऊपर किसने हमला किया? एल्डर ची साय करते हैं। वो कहते हैं विंड लाइटिंग पवेलियन का नॉर्दर्न पवेलियन चीफ, जो कि है फीटियन। इस नाम को दोबारा सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। हम उसे हल्के से हंसते हुए देखते हैं। उसे इस फीटियन से मिले हुए 2 या 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका वर्ता उतना ज्यादा खराब है। वो अपनी स्ट्रो रिंग से एक पिल को बाहर निकालता है। इस एल्डर ची को पकड़ाने के बाद जियान अपनी कमर को स्ट्रेच करने लगा था। जियान कहता है, विंड लाइटिंग पवेलियन से दोजुन्स कितने हैं? एल्डर जी कहते हैं, बस वो लेजुंजे आया है। ये सुन के जियान ने हल्के से नोड किया था, जिसके बाद उसकी आंखें आती हैं सभी की तरफ। इस तरीके से जियान को देख के एल्डर हु के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए थे। वो कहते हैं, जूनियर चीफ आप क्या कर रहे हो? जियान कहता है, चलो उनकी जगहों को तबाह किया जाए। जैसे ये आवाज फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स के कानों में गई थी, उन सभी का खून खोलने लगता है। जियान का यहाँ पे आने का लक्ष्य था वो सोल बेबी फ्रूट। अगर बीच में कहीं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते तो वो नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना चाहता था, जिससे मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें चाहने के बाद भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हेवन डीवन फिनिक्स ट्राइब और विंड लाइटिंग पवेलियन के बीच की रिलेशनशिप अच्छी हुई, विंड लाइटिंग पवेलियन कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है। शायद अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वो चारों पवेलियन का बॉस है। इस बार बिना किसी रीजन के इनकी फॉलन स्टार पवेलियन पे हमला करने की हिम्मत हो गई है। ये फॉलन स्टार पवेलियन के लिए तमाचे जैसा है। अगर फॉलन स्टार पवेलियन इस मामले को इग्नोर करता है तो फिर वो तो सभी की निगाहों में जोक ही बन जाएगा। ऑफ कोर्स जब भी फैक्शंस के बीच के मामलों की बातें होती हैं तो थोड़ा सा इंड्योर करना नेसेसरी होता है, लेकिन कहीं बात आ जाए प्रिंसिपल्स की तो फिर हमें बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खुद का आत्मविश्वास तो कम हो गई होगा, सेक्ट के डिसाइपल्स का मोरल भी काफी डाउन हो जाएगा। अब याला ऑलरेडी फॉलन स्टार पवेलियन के पवेलियन चीफ बन चुके हैं। हालांकि जो ये जूनियर चीफ की टोली जियान के ऊपर अचानक से गिर गई है, उसे लेके वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा है। पर अगर ये टाइटल उसके ऊपर आ ही गया है तो फिर जियान को रिस्पॉन्सिबल होने की भी जरूरत है। इस बार फेंग जुनजी और याओ ने उसे अथॉरिटी दी है जिससे वो इस ग्रुप को लीड कर सके। ये जियान के लिए एक तरीके का ट्रस्ट और टेस्ट है। अगर कहीं वो हॉल ऑफ सोल को फेस करते हैं, जो कि फॉलन स्टार पवेलियन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर अभी वेट करके फ्यूचर में बदला लेने का डिसीजन ही सही होगा। लेकिन जियान के दिल में विंड लाइटिंग पवेलियन की इतनी औकात नहीं है कि उसे अपने कदमों को पीछे लेना पड़े। जब वो सेंट्रल स्पेस में जस्ट आया ही था, तब सिर्फ 2 हुआंग की स्ट्रेंथ के साथ उसने पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन को चैलेंज कर दिया था। फिर अब तो बात करने की जरूरत ही क्या है। और तो और वो लेजुंजे फेंग जुंजे का बिल्कुल मैच नहीं है। अगर हम ये भूल भी जाएं कि अभी जियान के साथ
दो 3 स्टार दोजन आए हुए हैं, तभी वो लेजुनजे जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जियान के इस एक्शन ने फॉलन स्टार पवेलियन के सभी डिसाइपल्स का दिल जीत लिया था, क्योंकि वो फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल बन पाए हैं, वो क्लियरली यूजलेस नहीं है। फिर भी उन्हें विंडलाइटिंग पवेलियन के हाथों से ऐसे ह्यूमिलेशन को सफर करना पड़ा। जिस तरीके का नए लोगों का इम्पल्सिव कैरेक्टर होता है, भले ही दूसरी पार्टी का मैच ना हो, तब भी ये लोग उनके ऊपर बस हमला करने ही वाले थे। वो सभी को बता देते कि फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स सॉफ्ट ही नहीं है। अगर दोनों एल्डर्स तब से उन्हें अच्छे से समझा बुझा नहीं रहे होते, तो ये डिसाइपल्स विंडलाइटिंग पवेलियन से जाके अभी टकरा चुके होते। ओरिजिनली उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं होने वाली, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि जूनियर चीफ, जिससे वो पहले नहीं मिले हैं, वो इनकी ऐसी सिचुएशन को देख के तुरंत ही इतना फायरी हॉट हो गया। एक ही सेकेंड के अंदर सभी के दिलों में जियान की पोजीशन राइज हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंपल टास्क की वजह से दूसरों का सपोर्ट आसानी से हासिल किया जा सकता है। जियान के ऐसे एक्शंस की वजह से दोनों एल्डर्स भी स्टार्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन जब वो डिसाइपल्स की चमकती हुई आंखों को देखते हैं, वो हेजिटेट करने लगे थे। उनके दिलों में भी वो गुस्से की चिंगारी भड़कनी शुरू हो जाती है। डैम इट, सारे एक्सपर्ट्स के सामने विंडलाइटिंग पवेलियन ने फॉलन स्टार पवेलियन की इतनी इंसल्ट करी है। अगर इसका हिसाब किताब बराबर नहीं किया जाता, तो फिर पक्का इनकी अंडरवर्ल्ड में बहुत थू-थू होने वाली है। हालांकि वो जियान की स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो टियान हो जुनजे, लिटिल फेई डॉक्टर और शांगजान खड़े हुए हैं, वो क्लियरली समझ गए थे कि तीनों जेन्युइन एलीट दोजुन्स हैं। तो फिर वो अकेला लेजुनजे क्या बिगाड़ लेगा। फटाक से दोनों एल्डर्स अपने हाथों को कप करके बोलते हैं, हम जूनियर चीफ के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। रास्ता दिखाने के लिए दोनों एल्डर्स आगे बढ़ गए थे। पीछे पीछे आता है फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स का बड़ा सा ग्रुप। जिस तरीके का इनका मर्डरस ऑरा राइज हो रहा था, इस वजह से कईयों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बोन माउंटेन रेंज का जो मिडिल एरिया था, उसके बीच में कई माउंटेन पीक्स थे। क्योंकि ये जगह अपीयर हुए एंशिएंट रिमेन से काफी क्लोज है, तो फिर यहाँ की अच्छी लोकेशंस को स्ट्रॉन्ग फैक्शन से ऑक्यूपाई करके रखा होता है। छोटे मोटे फैक्शंस को सेकेंड रेट जगहों पर सेटल होना होता है। बोन माउंटेन रेंज का इंटीरियर ह्यूमन फिगर से भरा हुआ था। कानों में लगातार तेज आवाजें आती रहती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर रहा था, इस वजह से इस बोन माउंटेन रेंज में उछल कूद मची रहती है। यहाँ पे ऐसा होना बिल्कुल कॉमन है, जब एक्सपर्ट्स अपने फ्रेंड्स को बुला के बड़ी बड़ी फाइट करना शुरू कर देते थे। हमारा ध्यान जाता है मिडिल एरिया के पास के एक माउंटेन पीक पे। इसे कई ह्यूमन फिगर्स ने ऑक्यूपाई करके रखा था। वहीं पे माउंटेन पीक के ऊपर जो फ्लैग था, उस पर लिखा होता है विंडलाइटिंग पवेलियन। जब दूर से इन शाइन हो रहे शब्दों को देखा जाता है, तो ये काफी अग्रेसिव नजर आते हैं। इस पहाड़ के ऊपर एक के बाद एक कई टेंट्स देखे जा सकते हैं। अब इनमें से जो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अपने औरों को हाइड करके रखा था। इन एक्सपर्ट्स के हल्के से औरों को सेंस करके ऐसा लगता है कि विंडलाइटिंग पवेलियन ने एंशिएंट रिमेन्स के लिए काफी खतरनाक स्ट्रेंथ का यूज किया है। सभी टेंट्स के बीच में होता है एक बड़ा सा ग्रैंड टेंट। ये काफी एक्सेप्शनल नजर आ रहा था। इसके बाहर विंडलाइटिंग पवेलियन के कई एक्सपर्ट्स खड़े हुए होते हैं, जिनकी तीखी नजरें चारों तरफ देखती हैं। ओकेजनली टेंट्स के अंदर से हमें हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी एक टेंट का कवर खुलता है। एक सफेद रंग का फिगर बाहर आया था। इसकी बॉडी में से लगातार शराब की स्मेल आती है। इसे देखे गार्ड्स ने फटाक से ग्रीट किया था। वो कहते हैं नॉर्दर्न पवेलियन चीफ। वो सिल्वर रोड फिगर कहता है ठीक है ठीक है। इस बंदे की अपीयरेंस को देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि यह है नॉर्दर्न विंडलाइटिंग पवेलियन का चीफ फेटियन, जिसकी वजह से जियान को अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। वैसे देखने में तो पिछले कुछ सालों से इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट अगर हम इसके ऑरे को सेंस करें, तो ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे इसने अपने आधे कदम को अगले लेवल में रख लिया है। वो फेटियन विंडलाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स को देख के डीप आवाज में बोलता है, अभी पवेलियन चीफ जरूरी मेहमानों से मिल रहे हैं, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुन के विंडलाइटिंग पवेलियन के लोग बोलते हैं अंडरस्टूड। इनके रिएक्शंस को देख के फेटियन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल लगी थी। वो बस पीछे मुड़ के जाने वाला ही होता है, तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। उसकी आंखें जाती हैं उस रास्ते की तरफ जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आता है। वहां से काफी नॉइज ट्रांसमिट हो रहा था। फेटियन भौं से कोड के डिमांड करते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है। ये सुन के वो एक्सपर्ट जिसकी स्टैंड दोहांग में पहुंच गई थी, वो कहता है प्लीज नॉर्दर्न पवेलियन चीफ, आप अपने गुस्से को काम करो। सबऑर्डिनेट अभी नीचे देखने जाता है। ये कह के वो चला जाता है पहाड़ के नीचे की तरफ। अफसोस की बात यह है कि एक्सपर्ट ने जस्ट नीचे जंप ही किया था, तभी हमारे कानों में एक बैंग वाली मफर्ड साउंड सुनाई देती है। अभी वो फेटियन रिकवर भी नहीं हो पाया था। इमीडिएटली एक ह्यूमन फिगर चीखते हुए पीछे आता है। इसकी वजह से करीब 10-12 टेंट्स कोलैप्स हो गए थे। जब ये सीन देखते हैं विंडलाइटिंग पवेलियन के बाकी के एक्सपर्ट्स, उनके मुंह वाइड हो जाते हैं। वहीं पे फेटियन के एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी हो चुके थे। वो चिल्लाते हुए बोलता है इन लोगों को कैप्चर किया जाए, इनके जिंदा या मुर्दा होने से फर्क नहीं पड़ता। फेटियन के फ्यूरी से भरी इस आवाज को सुन के विंडलाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स भी चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी विंडलाइटिंग पवेलियन की टेरिटरी में हल्ला मचा रहा है। चौस तुरंत ही फियर्स एक्सप्रेशंस के साथ ये चले गए थे माउंटेन के नीचे की तरफ। जब
फेटियन देखता है कि विंडलाइटिंग पवेलियन के इतने सारे एक्सपर्ट साथ में हमला कर रहे हैं। उसके पैर भी नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। जैसे ही परेशानी खड़ा करने वाला वो इंसान कैप्चर होता है, फेटियन डेफिनेटली उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा उसका सोचना था, लेकिन फेटियन ने एक स्टेप पूरा कंप्लीट कर भी नहीं पाया था। इसके कानों में बूम 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 की आवाजें आती हैं। तुरंत ही वो सारे विंडलाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स जो कि नीचे गए हुए थे, वो कट्टी पतंग की तरह पीछे आते हैं। पहाड़ के ऊपर की जमीन पे टकराने के बाद ये सभी खून फेंकते हैं। इनके मुंह से कर्राने की आवाजें आती हैं। इस सीन को देख के फेटियन की बॉडी वहीं पे स्टिफ हो गई थी। उसके ग्लूमी चेहरे पे अब एक सोलमनेस आ गई थी। कोई भी इंसान जो कि इतने सारे एक्सपर्ट्स को इतनी जल्दी फिनिश कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं होगी। फेटियन की नजरें फोकस होती है इस माउंटेन रोड पे। वो डीप आवाज में कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि कौन सा फ्रेंड यहाँ पे अटैक कर रहा है। ये हमारे विंडलाइटिंग पवेलियन का कैंप साइड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विंडलाइटिंग पवेलियन के चेहरे को देखते हुए इससे पहले फेटियन अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर भी पाता, माउंटेन के टॉप के नीचे से एक हंसने की आवाज आती है। वो कहता है, हाँ पवेलियन चीफ फेटियन, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, पर तुम्हें अभी भी विंडलाइटिंग पवेलियन के नाम को यूज करना काफी अच्छा लगता है। जैसी आवाज उसके कान में एंटर करती है, नीचे से एक बड़ा सा ग्रुप फेटियन की आंखों के सामने अपीयर हुआ था। इन्हें लीड कर रहा था एक ऐसा यंग चेहरा जिसे देख के फेटियन की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है, जियान। फेटियन के दिमाग में जियान का बहुत ही डीप इंप्रेशन है। उसके चेहरे पे एक डार्क और चिली एक्सप्रेशन आता है। 2-3 साल पहले जियान ने सरेआम उसकी बेइज्जती करी थी। अभी उस मैटर के बारे में बात करके लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से फेटियन का जियान को लेके किलिंग इंटेंट और भी डेंस हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि आज वो जियान से यहाँ पे मिलेगा। फेटियन की नजरें जाती हैं एल्डर हु और एल्डर चीफ पे। उसकी आंखों में एक रिडिक्यूल फ्लैश हुआ था। वो कहता है, मैं कहूँ ये कौन है? ये तो एक्चुअली में फॉलन स्टार पवेलियन के वो लोग हैं जिन्हें हमने अभी लात मार के बाहर निकाल दिया था। जब ये बात उन दोनों एल्डर्स के कानों में जाती है, हम उनके चेहरों को ग्रीन होते हुए देख सकते हैं। उनकी आंखों में फ्यूरी रिवील हुई थी। अगर वो दोनों मिलकर फेटियन का सामना कर पाते तो फिर फेटियन यहाँ पे बकवास नहीं कर रहा होता, लेकिन इनके ऐसे एक्सप्रेशन को देख के फेटियन बस स्माइल ही करता है। वो कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने अब कुछ हेल्पर्स को ढूंढ लिया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हो? उसकी बातों में मौकरी और भी डांस हो गई थी। हालांकि वो लिटिल फिश स्ट्रेंथ को नाप नहीं पा रहा था, लेकिन लड़की कुछ ज्यादा ही यंग है। उसके दिल में जियान के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो दोजन से दोस्ती कर सके। तभी टेंट में से 2 और फिगर्स बाहर आए थे। वो कहते हैं, फेटियन इस मैटर को जल्दी से रिजॉल्व करो। तुम पवेलियन चीफ के अच्छे से मूड को खराब मत करो। ये सुन के फेटियन के चेहरे पर रिवील होता है एक फेरोशियस एक्सप्रेशन। वो लो आवाज में कहता है कि मैं इन दोनों को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जियान का सामना मैं करूंगा। आज इस लड़के को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये कहने के बाद वो दोनों के रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता। उसके पैरों में सिल्वरी ग्लो फ्लैश हुआ था। वहीं पे उसका फिगर डिसअपियर हो जाता है। फेटियन को गायब होते हुए देख जियान के चेहरे पे एक स्माइल आई थी। वो एक कदम पीछे रखता है, जिसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच कर देता है। लाइटनिंग स्पीड से स्पेस के फोल्ड्स इकट्ठे होने लगते हैं। उस कन्वर्स स्पेस में से एक फिगर दिखाई दिया था। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये था फेटियन, जो कि अभी बस डिसअपियर ही हुआ है। हाउएवर अभी के फेटियन के चेहरे पे शॉक और टेरर को देखा जा सकता था। स्पेस को एक हाथ से फोल्ड करना ऐसी एबिलिटी सिर्फ दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स के पास ही होती है। खैर, एक हाथ से इसे मेंढक की तरह पकड़ने के बाद जियान इसे बोलने का मौका नहीं देता। उसकी नजरें जाती हैं बड़े से टेंट की तरफ। वहीं पे जियान के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आ जाती है। जैसे ही जियान अपनी उंगली को फ्लिक करता है, फेटियन का चेस्ट जो कि स्पेस के अंदर था वो 1 इंच अंदर को घुस जाता है। वहीं पे उसके मुंह से खून की पिचकारी बाहर आई थी। सिर्फ एक उंगली की स्ट्रेंथ से ये फेटियन बन गया था कैनन बॉल, जो कि बाकी विंडलाइटिंग पवेलियन के चीफ्स की शॉक्ड आंखों के सामने जाके स्मैश होता है उस बड़े से टेंट में। जियान कहता है, लेजुंजे, तुम मेरे पास इन कुत्ते बिल्लियों को भेज रहे हो? क्या तुम विंडलाइटिंग पवेलियन के चेहरे को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? खैर, जियान ही नहीं, मैं भी ये जानना चाहता था कि लेजुंजे आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। बट आगे की स्टोरी से पहले ऑथर ने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में जियान विंडलाइटिंग पवेलियन के एक एक करके बजाने वाला है। उसे आप डेफिनेटली बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। वेल, आपको उसमें कई बड़े बड़े सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाक से नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर दो। वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। आई होप आप इसे कंप्लीट कर दोगे। चलो हम वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप। अगर पिछला पार्ट तुमने मिस कर दिया है तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। राइट में आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।